सो गेट्स स्टडी में स्वागत है। आज 25th पार्ट है हमारा डीबीएमएस का। तो इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन और शेड्यूल बेस्ड ऑन सीरियलाइजेबिलिटी देखा था। रिकवरेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, रिकवरेबिलिटी क्या है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन में लीड टू इरिकवरेबल प्रॉब्लम, कास्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ये तीनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है तो। जैसे सीरियलाइजेबिलिटी में अलग अलग प्रॉब्लम थी, मगर इसमें क्या है कि ये तीनों प्रॉब्लम इनकन्सिस्टेंसी कॉज कर सकती हैं और मैटर नहीं करता कि शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं। ठीक है, अगर शेड्यूल सीरियलाइजेबल है तब भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। रिकवरेबल प्रॉब्लम। इरिकवरेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं? रोल बैक ऑफ कमिटेड ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि शेड्यूल एस इज इरिकवरेबल इफ एंड ओनली इफ ट्रांजेक्शन टीजे रीड्स डेटा आइटम एक्स। तो ये टीजे जो है वो डेटा आइटम एक्स को रीड कर रहा है, विच इज अपडेटेड बाय ट्रांजेक्शन टी आई, जिसको राइट कर दिया टी आई ने। एंड कमिट ऑफ टीजे इज बिफोर। अब देखो टीजे का कमिट पहले आ रहा है टी आई से। हुआ क्या, इससे इरिकवरेबल शेड्यूल हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डर्टी रीड, अभी डर्टी रीड बताता हूँ क्या होता है। इससे पहले हमने डर्टी ब्लॉक देखा था जब पार्ट 21 मैंने कवर किया था ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल का। उसमें डर्टी ब्लॉक था कि जब अनकमिटेड ट्रांजेक्शन क्या करती है, अपडेट कर देती है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे भी डर्टी रीड की तरह आ रही है। तो देखो इसका राइट जो है वो बाद में हुआ और इसका सॉरी टी आई का कमिट बाद में हुआ, टी जे का कमिट पहले हो गया। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो रोल बैक हो गया तो ये तो कमिटेड है ऑलरेडी। दिस शेड्यूल आर ऑल्सो कॉल्ड इरिकवरेबल शेड्यूल। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ए मान लेते हैं बैलेंस ऑफ कस्टमर है। ट्रांजेक्शन वन में क्या करा, 5,000 रुपये निकाल लिए। तो ये फॉलो हुआ। अब ट्रांजेक्शन टू में चेक करा है बैलेंस, सिर्फ रीड करा है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो कि ट्रांजेक्शन वन में हमने रीड करा ए को, ए में से 5,000 गए और राइट करा ए को। ठीक है, तो लेट्स से 20,000 था, 15,000 हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद T2 चल गई। तो रीड करने पे तो ए की वैल्यू 15,000 आ गई, अपडेटेड वैल्यू, और कमिट हो गया। मगर यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम क्रैश हो गया कमिट होने के बाद और रोल बैक हो गया। रोल बैक हो गया तो वापस ए की वैल्यू आ गई रोल बैक होने से 20,000। मगर ये डेटा इनकन्सिस्टेंट, इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो रोल बैक ऑफ T2 रिक्वायर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड नॉट पॉसिबल टू रोल बैक T2 एज ऑलरेडी कमिटेड। ठीक है, अगर ये रोल बैक हो गया तो ये भी हो जाना चाहिए था, इसकी वैल्यू भी प्रीवियस होनी चाहिए थी। मगर ये कमिट हो चुका है तो नहीं कर सकते, तो दिस इज इरिकवरेबिलिटी। ठीक है, अनकमिटेड रीड क्या होता है, ये डर्टी रीड क्या होता है, ये देखते हैं। ट्रांजेक्शन टीजे रीड्स एक्स विच इज अपडेटेड बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन टी आई। तो यानी टी आई ने राइट कर दिया, टीजे ने रीड करा। ठीक है, अब ये नीचे जाके ये तो कमिट हो सकता है, रोल बैक हो सकता है, मगर इस पर्टिकुलर केस को, इस रीड को हम डर्टी रीड कहते हैं, सिमिलर टू डर्टी ब्लॉक जो हमने पढ़ा था। ठीक, एग्जाम्पल देखो कि पहले तो हमने ट्रांजेक्शन वन ने डायरेक्ट रीड कर दिया, तो ये कोई डर्टी रीड नहीं है। फिर देखो ट्रांजेक्शन थ्री ने रीड करा बी को, मगर कमिट होने के बाद, कमिट होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब राइट करा ए ने, उसके बाद रीड कर दिया। देख लो राइट के बाद रीड हो रहा है, कोई कमिट नहीं हुआ। तो इस पर्टिकुलर केस में ओनली दिस रीड इज डर्टी रीड, बाकी के दो रीड सही थे। तो अब रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है, रिकवरेबल तो देख लिया हमने। शेड्यूल एस इज रिकवरेबल इफ एंड ओनली इफ दो चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। पहले तो कोई अनकमिटेड रीड या डर्टी रीड नहीं होना चाहिए शेड्यूल में, कोई ऐसा केस ना हो जो मैंने ऊपर डिस्कस किया अभी। या दूसरा कि टीजे रीड कर रहा है और टीआई ने राइट करा, तो कमिट होना चाहिए पहले टीजे का, सॉरी कमिट टीजे का डिले होना चाहिए अंटिल कमिट रोल बैक ऑफ टीआई। यानी यहाँ पे टीआई ने राइट करा ना, तो ये पहले इसका कमिट और रोल बैक होना चाहिए, टीजे का पहले नहीं हो सकता। मैंने फिर बताया कि वरना इरिकवरेबिलिटी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वेट करना है जब ये कमिट और रोल बैक होगा, तब जाके ये कमिट होगा या रोल बैक होगा। तो डर्टी रीड कहला रहा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि टेस्ट करना है कि ये रिकवरेबल है, कास्केडिंग रोल बैक है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है या नहीं। तो अभी हमने सिर्फ रिकवरेबल पढ़ा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी दोनों भी समझा देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे रिकवरेबल में अभी हमने देखा कि पहले तो डर्टी रीड नहीं होना चाहिए। अगर है डर्टी रीड है तो वहाँ से राइट करा है वो पहले कमिट होना चाहिए, है ना। बाद में देखते हैं। तो ऊपर 6 क्वेश्चन है, उनको बाद में देखेंगे। पहले कास्केडिंग रोल बैक प्रॉब्लम देख लेते हैं और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल देख लेते हैं। तो कास्केडिंग में क्या होता है, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ सम ट्रांजेक्शन फोर्स टू रोल बैक सम सेट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे राइट हुआ, अब ये राइट ए के बाद रीड ए हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वन से उठाएगा। सिमिलरली राइट बी आगे जाके रीड बी हो रहा है, आगे जाके फिर से रीड कर रहा है, तो ये राइट बी फिर से रीड कर रहा है। तो एक तरह से अगर ट्रांजेक्शन वन का फेलियर हो गया तो इट लीड्स टू ट्रांजेक्शन 2, 4, 5 और 6 इन सब के फेलियर पे लीड करेगा। ठीक है, क्योंकि टी वन का फेलियर हो गया, एक दूसरे से कनेक्टेड थे एक तरह से, उन्हीं का राइट जो है रीड हो रहा था। तो डिसएडवांटेज क्या हुई इसकी, पहले तो सीपीयू टाइम वेस्ट करा दोनों, क्योंकि एक बार रोल बैक हो गए सारे के सारे तो दोबारा से काम होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, साथ में आईओ एसएस कॉस्ट वेस्ट हो रही है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा केस जहाँ पे ट्रांजेक्शन वन राइट कर रहा है और ट्रांजेक्शन टू रीड कर रहा है, यानी डर्टी रीड हो रहा है, और ट्रांजेक्शन वन का फेलियर लीड्स टू ट्रांजेक्शन टू का फेलियर, शॉर्ट में बताएं तो कास्केड लेस रोल बैक शेड्यूल। कास्केड लेस क्या होता है, मतलब यहाँ पे हम अवॉइड कर रहे हैं कास्केड अबॉर्ट। उसको कहने का मतलब है कि जब तुम राइट कर रहे हो ना, उसके बाद रीड जब भी होगा, देखो इफ टी आई राइट्स एक्स एंड टी जे रिक्वायर टू रीड एक्स विच इज अपडेटेड बाई टी आई, देन रीड एक्स ऑफ टी आई मस्ट डिले अंटिल कमिट और रोल बैक ऑफ टी आई। यानी रीड करने का काम ही जो होना चाहिए कमिट और रोल बैक के बाद होना चाहिए। या सिंपल हिंदी भाषा में बोलूँ कि डर्टी रीड्स होना चाहिए, नहीं अलाउड है। देखो यहाँ कोई डर्टी रीड है नहीं, पहले कमिट हो गया, डर्टी रीड जहाँ भी दिख गया ना तुम्हें, वो कभी भी हमारा ये कास्केडलेस रोल बैक नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। लॉस अपडेट प्रॉब्लम, इसमें क्या अच्छा सिंपल भाषा में बोलूँ तो ट्रांजेक्शन टी जे राइट एक्स विच इज ऑलरेडी रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन टी आई। तो दोनों साइड से अगर राइट हो रहा है ना, कमिट होना चाहिए पहले, ये बाद में हो रहा है, पहले राइट हो गया,
दिस मे लीड्स टू लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। क्लियर, एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि इस ट्रांजेक्शन 1 में राइट हुआ, उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 में भी राइट हो गया। तो अगर यहाँ पे फेलियर हो गया पर्टिकुलर केस में, लेट से A 0 था, ट्रांजेक्शन 1 ने A को 100 कर दिया, ट्रांजेक्शन 2 ने A को 50 कर दिया, तो जैसे ही फेलियर होगा बैक टू 0 आ जाएगा A, तो यानी ट्रांजेक्शन 2 का अपडेशन लॉस्ट हो गया, तो इनकन्सिस्टेंसी इन रिजल्ट हो गया। समझ में आया? क्योंकि एक तो कमिट हो चुका था, तो ये रिजल्ट में इनकन्सिस्टेंसी आ गई। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है? कास्केडलेस रोल बैक एंड नो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, दोनों ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंड लिखा है इक्वल टू स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, तो कास्केडलेस में क्या है कि कभी भी डर्टी रीड नहीं आना चाहिए, एक भी बार नहीं आना चाहिए, एंड राइट के बाद राइट नहीं आना चाहिए, पहले राइट को कमिट और रोल बैक करो। इसका कहने का मतलब है कि जब भी राइट आ रहा है तो उसको पहले कमिट रोल बैक करो, रीड या राइट करने से पहले। समझ में आया? तो इफ टी आई राइट एक्स देन रीड राइट ऑफ टीजे मस्ट डिले अंटिल कमिट या रोल बैक ऑफ टी आई। एक बार टी आई ने राइट कर दिया तो जब तक कमिट रोल बैक नहीं होता तब तक तुम रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इससे कंफर्म होती है कि पहले तो नो इरिकवरेबल प्रॉब्लम, नो कास्केडिंग रोल बैक प्रॉब्लम, नो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, तीनों ही प्रॉब्लम का समाधान हमारा स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी में मिलता है। कोई शेड्यूल का एग्जाम्पल है तो ये है एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी का। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे रीड है, फिर रीड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मगर राइट जैसे ही कर रहे हो कमिट कर दो, फिर राइट कर सकते हो, तो दिस इज अलाउड। तो अभी हमने देखा स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी होने के लिए कास्केड रोल बैक और नो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होनी चाहिए। कास्केड रोल बैक में हमेशा याद रखना कि कोई डर्टी रीड नहीं होना चाहिए, लॉस्ट अपडेट में राइट के बाद कभी राइट नहीं आएगा, यानी पहले कमिट हो जाना चाहिए। ये दोनों याद हुए, यानी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल और कास्केड रोल बैक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन थे कुछ इस तरह से। उससे पहले रिकवरेबल शेड्यूल की एक अच्छी बात है कि अगर डर्टी रीड नहीं है तो भी चलेगा, मगर दूसरा केस ये है कि अगर तुम डर्टी रीड कर रहे हो तो भाई पहले इसको कमिट और रोल बैक कर दो, यानी इसका कमिट डिले हो जाएगा। तो ये दोनों केस होने चाहिए। तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला केस है कि यहाँ पे शेड्यूल में राइट करने के बाद रीड जब हो रहा है उसमें रोल बैक खुद हो जा रहा है। तो पहली बात तो ये राइट के बाद रीड यानी डर्टी रीड है, रोल बैक हो जा रहा है यानी समझ में आया कि ये वापस अपने केस पे आ जा रहा है कमिट होने से पहले, तो रिकवरेबल तो है ये। ठीक है, क्योंकि हमने इसका काम पहले तमाम कर दिया और ये तो मतलब ऐसा केस है कि ये चला ही नहीं एक तरह से, क्योंकि कमिट हुआ नहीं ना यहाँ पे। मगर कास्केडलेस रोल बैक नहीं है, क्योंकि एक बार भी डर्टी बिट नाम की चीज़ कहीं दिख गई तो कास्केडलेस खत्म, और कास्केडलेस नहीं है तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड की कंडीशन है, या तो लॉस्ट अपडेट भी नहीं होना चाहिए या फिर कास्केडलेस भी नहीं होना चाहिए। अगला केस देखो, या देखो रीड के बाद रीड है, राइट के बाद राइट है, कोई डर्टी रीड है ही नहीं, तो रिकवरेबल तो है, और डर्टी रीड नहीं है तो कास्केडलेस तो होगा ही होगा। ठीक है, रिकवरेबल में दो के कंडीशन है, मैंने फिर से बताया, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो चलेगा, मगर कास्केडिंग में डर्टी रीड नाम के शब्द होने ही नहीं चाहिए। अब ये दोनों नहीं है, मगर देखो राइट के बाद राइट है, राइट के बाद राइट कब आता है? लॉस्ट अपडेट में आता है, यानी गड़बड़ हो गई, तो नो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। ये वाला केस देखो कि यहाँ पे देखो डर्टी रीड पहले से प्रेजेंट है मगर रिकवरेबल है, क्योंकि हमने क्या करा, इसको कमिट पहले कर दिया, इसका कमिट डिले करा, ट्रांजेक्शन 2 का कमिट डिले करा, तो रिकवरेबल का केस तो है। ठीक है, मगर डर्टी रीड एक भी बार दिखता है तो पक्का हमारा कास्केडलेस रोल बैक नहीं हो सकता, और स्ट्रिक्ट हो नहीं सकता क्योंकि कास्केडलेस ही है। ठीक है, अगला देखो कि यहाँ कोई डर्टी रीड नहीं है, दिख रहा है राइट 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 सब कुछ राइट है, रिकवरेबल है क्योंकि डर्टी रीड नहीं है, तो हमारा कास्केड मतलब डर्टी रीड नहीं होगा तो दोनों होंगे, मगर स्ट्रिक्ट रिकवरेबल फिर भी नहीं है, क्योंकि बी का देख रहे हो अपडेट हो गया, ए को देख रहे हो अपडेट, राइट राइट वाला केस है, तो T1 राइट बिफोर कमिट ऑफ T2 राइट, तो ये नॉट स्ट्रिक्ट है क्योंकि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम शो हो रही है। आगे देखो यहाँ पे, अच्छा इसको थोड़ा आराम से देखना, ये इस पर्टिकुलर केस में राइट ए के बाद, ये राइट ए है, मैंने इसको जूम करके यहाँ लिखा है, असल में रीड सी और रीड ए के बीच में गैप है, और उस गैप में ये आ रहा है, यानी इस तरह से देखो, रीड सी और रीड ए के बीच में गैप है, उसके बीच में ये आ रहा है, यानी सी कमिट हो जा रहा है रीड, तो राइट ए के बाद रीड ए आ रहा है थर्ड में, 1 से ट्रांजेक्शन थर्ड में। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम दे रखी है, मैं काट पीट के करता तो थोड़ा बुरा लगता। तो यहाँ पे देखो राइट के बाद रीड हो रहा है मगर उससे पहले कमिट हो जा रहा है, तो कोई डर्टी रीड नाम की चीज़ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब रिकवरेबल है, और डर्टी रिकवरेबल है और कास्केडिंग रोल बैक भी है, मगर स्ट्रिक्ट रिकवरेबल नहीं है क्योंकि ए के बाद ए राइट हो रहा है, देख रहे हो T2 से T1 में, तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल नहीं है। आखिरी केस देखो, यहाँ पे देखो राइट के बाद रीड हो रहा है तो डर्टी बिट दिख गई, राइट के बाद रीड हो रहा है डर्टी बिट दिख गई, मगर इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि रिकवरेबल, देखो रिकवरेबल यहाँ पे पॉसिबल था क्योंकि हमने डिले कर दिया इसको होने का। समझ में, मतलब जब तक हम देखो रीड के बाद राइट हो रहा है, ट्रांजेक्शन 2 पहले कमिट होगा फिर ट्रांजेक्शन 1 होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में तो बच गए रिकवरेबल में, मगर यहाँ गए क्योंकि यहाँ पे पहले कमिट कर दिया डर्टी रीड करने के बाद, डिले होना चाहिए था, है ना, तो नॉट रिकवरेबल। और डर्टी रीड कहीं भी एक शब्द भी दिख गया ना डर्टी रीड का, तो हमेशा कास्केडलेस रोल बैक शेड्यूल करेंगे, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, नॉट कास्केडलेस, और कास्केडलेस नहीं है तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल नहीं है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। सो रिकवरेबल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमने इससे पहले सीरियलाइजेबल शेड्यूल की क्लासिफिकेशन देखी थी, है ना। तो रिकवरेबल में सीरियल शेड्यूल्स के बाद स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स आते हैं, फिर कास्केडलेस रोल बैक शेड्यूल्स आते हैं, फिर रिकवरेबल शेड्यूल्स, फिर कंकरेंट शेड्यूल्स। कंपैरिजन के लिए हमने जो पहले डिस्कस किया था उसको वापस लिख लेते हैं कि सीरियल शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, फिर कंकरेंट शेड्यूल। तो यहाँ पे कंकरेंट शेड्यूल ये क्या है, इररिकवरेबल शेड्यूल है, यहाँ पे नॉन सीरियलाइजेबल है, तो कोई मैचिंग मत करना इनसे। मतलब कोई नॉट एवरी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, यानी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, नॉट एवरी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल आर कॉन्फ्लिक्ट व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों अलग अलग है। नॉट एवरी सीरियलाइजेबल की बात करूँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यू दोनों की बात हो रही है, और नॉट एवरी सीरियलाइजेबल शेड्यूल आर रिकवरेबल, कास्केडलेस रोल बैक या स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दोनों से रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन निकालना चाहते हो तो एक तरह से है कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल है और यहाँ स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल है, इनके बाहर जो है कंकरेंट शेड्यूल आ रहा है S1,
S2 जो है सिर्फ सीरियलाइजेबल है, S3 जो है सिर्फ स्ट्रिक्ट रिकवरेबल है, मगर S4 जो है वो दोनों है। तो ऐसा शेड्यूल जो जो सीरियलाइजेबल भी हो एंड लिखा है, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल भी हो, ये इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करते हैं, यानी करेक्टनेस को प्रिजर्व करते हैं, जो कि जरूरी होती है। ठीक है, सीरियलाइजेबल होना मतलब आइसोलेशन को प्रिजर्व कर रहा है, और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होना यानी वो इरिवर्स रिकवरेबिलिटी, कास्केडिंग रोल बैक, लॉस्ट अपडेट, इनको होने से रोक रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इसमें दो तरह के प्रोटोकॉल आते हैं, लॉकिंग प्रोटोकॉल और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एक करके देखते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल गोल क्या है? कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल नॉट अलाउ टू एग्जीक्यूट एनी नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल और नॉन स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। इन दोनों में से किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं होने देती, यानी दोनों मस्ट भी सीरियलाइजेबल एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। ठीक है, मतलब हमारा शेड्यूल जो दोनों ही होना चाहिए, सीरियलाइजेबल भी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल भी होना चाहिए। लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है कि लॉक वेरिएबल विच इज यूज टू आइडेंटिफाई स्टेटस ऑफ डेटा, स्टेटस, उसका स्टेटस पता करने के लिए। ठीक है, इसके नीचे जगह नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। तो यहाँ देखो कि लेट्स से ट्रांजेक्शन टी है, तो ट्रांजेक्शन मैनेजर क्या करेगा? कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल से सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा लॉक के लिए। ठीक है, तीन चीज़ें, ट्रांजेक्शन मैनेजर, कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल और लॉक मैनेजमेंट टेबल। इस टेबल में लॉक का पता चलता है किस किस का लॉक है, किस किस का नहीं है। ट्रांजेक्शन टी है, लॉक हो गया ए, क्योंकि रिक्वेस्ट करा, तो लॉक करने का उसने रीड भी करा, राइट भी करा। अब उसने ट्राई करा लॉक करने का बी को। ठीक है, तो पहले तो रिक्वेस्ट करा लॉक, उसके बाद चेक डेटा आइटम स्टेटस, यहाँ पे चेक कर रहा है यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। तो बी जो था ऑलरेडी एल बी प्रेजेंट था, तो डिनाई कर दिया बाय कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो वेट करना पड़ा इसको, फिर वेट करने के बाद उसने दोबारा लॉक एसेस करा, तो इस बार ग्रांट कर दिया। तो येस और नो आता है, उसके बेसिस पे हमें ग्रांट और डिनाई मिलता है। तो यहाँ उसने एडिट राइट करा और फिर अनलॉक हो गए दोनों। ठीक है, बाइनरी लॉकिंग से समझते हैं, ये सबसे बेसिक है और सही तरीके से नहीं होता है। देखो कैसे लॉक करा डेटा आइटम को और अनलॉक करा डेटा आइटम को, ये दो ही काम कर सकते हैं बाइनरी लॉकिंग। लेट्स से तुमने दो ट्रांजेक्शन यूज़ करे, दोनों में चेक कर रहे हैं बैलेंस यानी रीड कर रहे हैं, तो कोई रीड में तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेट्स से ट्रांजेक्शन 1 ने लॉक करा और रीड कर लिया, ट्रांजेक्शन 2 ने रीड करना चाहा था मगर उससे पहले लॉक करना पड़ेगा, है ना, सीसीबी लग रही है, तो डिनाई हो गया। तो एस इज करेक्ट शेड्यूल, एस मे नॉट अलाउड बाय बाइनरी लॉकिंग। तो ये इवन दो कि रीड हो रहा है, फिर भी अलाउड नहीं किया इसने लॉक करने को, तो ये तो कंकरेंसी कम कर रहा है भाई, दैट इज नॉट गुड। तो डिसएडवांटेज क्या है कि बाइनरी लॉकिंग अनेबल टू डिफरेंशिएट रीड ओनली डेटा एंड रीड राइट डेटा। तो क्या पता राइट कर सकता था, इसलिए उसने डर के मारे उसको अलाउ नहीं किया, तो लेस डिग्री ऑफ कंकरेंसी हो गया। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ बाइनरी लॉकिंग। यही चीज़ अगर हम मल्टी मॉडल लॉकिंग में देखें तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि आपके पास दो तरह के लॉक मौजूद हैं, एक शेयर्ड लॉक, दूसरा एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक या रीड ओनली लॉक होता है, एक्सक्लूसिव लॉक यानी रीड राइट लॉक होता है, यानी यहाँ पे तुम रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शेयर्ड एसेस मिला ए का, रीड कर दिया, एक्सक्लूसिव एसेस मिला बी का, तो उसने रीड भी करा राइट भी करा, ग्रांट हो गए, दोनों ही ग्रांट हो गए और दोनों को अनलॉक कर दिया बाद में। तो लेट्स से ऊपर वाली प्रॉब्लम में रीड के बाद रीड नहीं हो पा रहा था, मगर यहाँ पे हो पा रहा है, तो मैं रीड करना है तो ट्रांजेक्शन 1 में शेयर्ड वाला ले लो लॉक, और ट्रांजेक्शन 2 में यहाँ पे भी शेयर्ड वाला ले लो। तो शेयर्ड जो है चलता है, क्योंकि उनको पता है कि शेयर्ड सिर्फ रीड कर सकता है, तो उन्होंने बेफिक्र होकर लॉक प्रोवाइड कर दिया, ग्रांट कर दिया। तो एडवांटेज ऑफ शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉकिंग इज मोर डिग्री ऑफ कंकरेंसी बढ़ जाती है। अगर हम लॉक कंपैटिबल टेबल देखें तो डेटा आइटम एस और एक्स यानी शेयर्ड और एक्सक्लूसिव ये होल्ड कर रखे टी आई ने, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीजे, तो क्या होगा, शेयर्ड अगर है रिक्वेस्ट कर रहा है तो शेयर्ड को तो अलाउड है, शेयर्ड से शेयर्ड, ये भी शेयर्ड है ये भी शेयर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर टीआई ने होल्ड कर रखा है शेयर्ड और टीजे अलाउ कर रहा है एक्सक्लूसिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या पता वो फिर डेटा जो है बदल जाएगा, मान लो टीजे ने कुछ डेटा में अपडेट कर दिया, है ना, तो ये पॉसिबल है। और सेकंड है कि जब भी एक्सक्लूसिव राइट एक के पास होगी दूसरे के पास नहीं हो सकती, तो नो नो वाला केस है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे शेयर्ड लॉक ले लिया, उसके बाद रीड करा, T2 भी शेयर्ड मांग रहा है एक डेटा आइटम के लिए, तो डिनाई है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। सिर्फ यही दो लॉक नहीं होते, और भी लॉक होते हैं, जैसे इंक्रीमेंट लॉक, डिक्रीमेंट लॉक, इंटेंसिव शेयर्ड, इंटेंसिव एक्सक्लूसिव, शेयर्ड इंटेंसिव एक्सक्लूसिव, मैनी लॉक्स रहते हैं। ठीक है, मगर हम हमारे सिलेबस में ये। सो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, 2PL। ठीक है, टू फेज में क्या है, गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी मिलेगी। अगर क्वेश्चन आता है कि 2PL मेंट फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, तो सीरियलाइजेबिलिटी यानी मैंने बताया ना प्रिजर्व करता है आइसोलेशन को, तो सी इज द आंसर, है ना। अब इसमें होता है कि ट्रांजेक्शन कैन रिक्वेस्ट लॉक ऑफ एनी डेटा आइटम इन एनी मोड अंटिल फर्स्ट अनलॉक ऑपरेशन डन बाय ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब है कि ट्रांजेक्शन टी है, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में शेयर्ड एक्सक्लूसिव यहाँ पे ए बी सी डी सब डेटा आइटम के ले लिया, मगर जैसा ही अनलॉक शुरू हुआ, कह रहे हैं ट्रांजेक्शन कैन रिक्वेस्ट लॉक ऑफ एनी डेटा आइटम इन एनी मोड अंटिल फर्स्ट अनलॉक, पहला अनलॉक से पहले पहले किसी भी मोड में ले सकता है एक्सेस, शेयर्ड या एक्सक्लूसिव में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फेज को हम लॉकिंग फेज कहते हैं, ग्रोइंग फेज कहते हैं। मगर जैसे ही फर्स्ट अनलॉक आया, पहला अनलॉक आया तो धड़ाधड़ सारे अनलॉक आते गए, तो फिर तुम एक्सेस नहीं मांग सकते किसी का, तो ये श्रिंकिंग फेज कहलाता है, अनलॉकिंग फेज कहलाता है। ठीक है, बीच में एक लॉक पॉइंट आता है, यानी एक ऐसा फेज जहाँ पे आखिरी बार मांगा गया है लॉक, यानी एक्सक्लूसिव लॉक मांगा गया, उसके बाद से अनलॉक चालू हो गए, भले ही दोनों अलग अलग डेटा आइटम के, मगर ये पर्टिकुलर लॉकिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यानी उसके बाद श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, अनलॉकिंग फेज शुरू हो जाएगा, उससे पहले ग्रोइंग फेज और लॉकिंग फेज था, तो ये पर्टिकुलर लॉक पॉइंट कहलाएगा। ये एक का आखिरी हमारा एक्सक्लूसिव शेयर हुआ, एक्सक्लूसिव लॉक मिला, उसके बाद अनलॉक चालू है, तो उसके बाद कोई भी लॉक नहीं मांग सकता। तो ट्रांजेक्शन टी नॉट अलाउड टू रिक्वेस्ट लॉक इन अनलॉकिंग फेज, तो इस फेज में लॉक नहीं मांग सकते। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात है, मगर दो ट्रांजेक्शन है तो T1 T2 कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो ये एग्जीक्यूटेड बाय 2PL ओनली इफ लॉक पॉइंट ऑफ T1 बिफोर लॉक पॉइंट ऑफ T2। तो ये T1 का लॉक पॉइंट जो है पहले आना चाहिए। देखो यहाँ पे कर दिया ना, अनलॉक कर दिया, तो इसका मतलब T1 का लॉक पॉइंट पहले आ गया, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पेयर है तो रीड के बाद राइट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव
लॉकिंग मांगा और राइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मगर देख रहे हो ये मांगने से पहले अनलॉक हुआ है। तो इफ़ T1 T2 कॉन्फ्लिक्ट पेयर एग्जीक्यूटेड बाय 2PL, देन T1 का लॉकिंग पॉइंट बिफोर T2 का लॉकिंग पॉइंट। तो T2 का लॉकिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है, T1 का लॉकिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। जब भी अनलॉक कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉक करा है ऊपर, ये जैसे हमने यहाँ, मैं हमेशा नाम भूल रहा हूँ ऐसे, शेयर लॉक, ठीक है। नीचे देखो, इफ शेड्यूल एस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, पूरे दिखा देते हैं। इफ शेड्यूल एस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, यानी साइकिल प्रेसिडेंस ग्राफ है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है यानी साइकिल प्रेजेंट है ना। तो देन शेड्यूल एस नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट बाय 2PL। तो इस केस में 2PL में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। खुद ही सोच के देखो, T1 T2 को पॉइंट करे, T2 T1 को, साइकिल जब आ रही है तो T1 का लॉक पॉइंट पहले होना चाहिए T2 से और T2 का लॉक पॉइंट पहले होना चाहिए T1 से, कैसे पॉसिबल है? दोनों के एक दूसरे से पहले लॉक पॉइंट होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। एग्जांपल ही देख लेते हैं, जल्द समझ में आएगा। ट्रांजेक्शन 1 ट्रांजेक्शन 2 को पॉइंट करे, ट्रांजेक्शन 1 को, यानी साइकिल ऐसे बन रही है, साइकिल प्रेजेंट है तो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इसका अगर हम PL ट्राई करना चाहें, यानी टू फेज लॉकिंग ट्राई करना चाहें, तो देखो इसने क्या करा, रीड करा, राइट करा, रीड करा, तो सबसे पहले रीड का एक्सेस मांगेंगे। अब रीड का एक्सेस मांगा तो अनलॉक करने से पहले दूसरा भी एक्सेस मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रोइंग फेज में है। तो हमने यहाँ शेयर्ड लॉक फिर से मांग लिया, इस बार बी का मांगा, पहले ए का मांगा था, ठीक है। अब अनलॉक करा ए को, आगे जाके देखा हमने कि W2 A है, यानी W2 के लिए हमें अनलॉक करना पड़ा, तो इसका फेज तो खत्म ए के लिए, तो यहाँ एक्सक्लूसिव हमने लॉक मांगा और राइट कर दिया। मगर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने शेयर्ड लॉक ले लिया है बी का, ये दोनों क्या अलाउड नहीं है, तो डिनाइड हो जाएंगे। यानी पर्टिकुलर केस में तुम्हें एक्चुअली W2 B है ना, राइट करना है बी को, तो एक्सक्लूसिव तुम्हें लॉक चाहिए होगा, जो कि नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शेयर लॉक बी का ऑलरेडी लगा हुआ है। तो वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक रीड भी नहीं होगा, तब तक ये अलाउड नहीं है। तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल नहीं बना सकते, नॉट अलाउड इन नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, ये आखिरी है, ठीक है। जैसे ट्रांजेक्शन 1 है, ट्रांसफर 500 फ्रॉम A to B, तो ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रीड ए राइट ए दोनों हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक्सक्लूसिव रीड राइट के लिए एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया। अब पहले ग्रोइंग फेज है तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव बी भी ले लेते हैं, क्योंकि नीचे रीड राइट बी भी होने वाला है। उसके बाद अनलॉक करेंगे, ठीक है, बाद में नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार अनलॉक चालू हो गया तो अनलॉक ही होगा फिर। तो हमने रीड करा, राइट करा बी को, फिर अनलॉक कर दिया बी को, तो दिस इज कमिटेड और 2PL हो पा रहा है। डिस्प्ले करना A प्लस बी को, तो यहाँ पे A प्लस बी डिस्प्ले होने के लिए पहले तो हमने शेड लॉक ले लिया, रीड करा ए को, शेड लॉक बी लेना पड़ा, क्योंकि हम अनलॉक करने वाले ए को, ठीक है। तो ये फेज जो है, ये बीच में क्या है, लॉक पॉइंट है, लॉक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे एक लॉक दूसरा अनलॉक से जुड़ता है। तो उसके बाद हमने रीड करा बी को, ठीक है। ये एस क्यों ले रहे हैं, मतलब शेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रीड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमने अनलॉक कर दिया, बी को कमिट हो गया। आखिरी केस देखो कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन 3 में ABC को सेट करना है 1000 से, तो हम क्या करेंगे, राइट का काम है, तो हमने एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया ए के लिए, एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया बी के लिए और सी के लिए भी ले लिया, तो दोनों को राइट कर दिया। अब अनलॉक करेंगे ए को, अनलॉक करेंगे बी को, सी को राइट करना था, तो हमने यहाँ पे सी को भी राइट कर दिया, क्योंकि हमारे पास श्रिंकिंग फेज है ना, हम अब नहीं मांग सकते एसेस, पहले मांगना था, मांग लिया था हमने। तो यहाँ पे राइट करा सी को, फिर अनलॉक करा सी को, तो कमिट कर दिया 2PL। तो ये दो आगे ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज, यानी लॉकिंग फेज, अनलॉकिंग फेज, तो ये पॉसिबल हो पा रहा है। यानी कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ इन तीनों शेड्यूल, इन तीनों ट्रांजेक्शंस का गारंटी सीरियलाइजेबल, मतलब एक शेड्यूल है जिसमें इन तीनों का कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो सीरियलाइजेबल तो हो गई होगा, क्योंकि हमने इसका टू फेज बना के देख लिया। बस आज के लिए इतना ही।